अमित शाह ने रैलियां शुरू कर दी हैं। वो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में यात्रा में शामिल हुए और अपने भाषण से पहले ही उन्होंने माफी मांग ली और इस माफी में बीजेपी की स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। वो क्या है जानने के लिए सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर हम आगे की बात आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं महान तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। दोस्तों, शाह पश्चिम बंगाल जा चुके हैं, महाराष्ट्र में रैलियां कर चुके हैं, बिहार चुनाव में तो काफी वक्त तक अलग अलग जगहों पर गए, यहाँ तक कि कर्नाटक भी जा चुके हैं। लेकिन ना तो उन्होंने बंगाल में बंगाली ना बोलने पर, मगधी मैथिली भोजपुरी बिहार में ना बोलने पर, मराठी महाराष्ट्र में ना बोलने पर और ना ही कर्नाटक में कन्नड़ ना बोलने पर कभी माफी मांगी है। लेकिन तमिलनाडु पहुंचते ही शाह ने सबसे पहले उनकी भाषा यानी कि तमिल भाषा ना बोल पाने के लिए माफी मांग ली और माफी मांगना सबसे जरूरी समझा। वो क्योंकि जानते हैं कि तमिलनाडु की जनता हिंदू मुस्लिम में फंसने वाली नहीं है और उसे अपने राज्य की, अपनी मातृभाषा से काफी प्यार है और वो हिंदी के साथ ही हिंदी भाषियों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो चुनाव के लिए हाथ जोड़ना ही सही होगा। अब तमिलनाडु की राजनीति क्या है और बीजेपी पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में मजबूत होने के बावजूद वहां पीछे क्यों है, ये समझते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन की गहरी जड़ें हैं, जो उत्तर भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रभुत्व का विरोध करता है, यानी कि हिंदी का विरोध करता है। बीजेपी को अक्सर उत्तर भारतीय या फिर हिंदी केंद्रित पार्टी के रूप में देखा गया है, जो कि तमिल संस्कृति और भाषा को खतरा पैदा कर सकती है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और पूरी की पूरी बीजेपी ने कई बार साउथ का दिल जीतने की कोशिश की है, लेकिन उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं कि बीजेपी हिंदी थोपना चाहती है, अपनी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हिंदी थोपने के प्रयास करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य का ढांचा है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है और इसी वजह से बीजेपी को वहां कोई खास पसंद नहीं करता है। आम जनता की बात हम ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ वक्त पहले एक रूल आया था जिसमें निश्चित क्लास तक हिंदी कंपलसरी करने की बात की जा रही थी। इसका भयंकर विरोध हुआ। वहां बीजेपी की सरकार है तो आरोप लगा कि ये मराठी को दूसरे नंबर पर लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही कंपलसरी होनी चाहिए, बाकी सारी लैंग्वेजेस सेकेंडरी होनी चाहिए। इस बात को सबसे पहले आगे रखा गया। इसके बाद वहां भी भाषा की राजनीति भयंकर तरीके से फैल गई। मराठी ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाने लगा और बार बार इस बात को बताने की, दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, ना कि मराठी लोगों को हिंदी आनी चाहिए। अब आप इस बात को शायद थोड़ा समझ गए होंगे कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जिस राज्य में है उस राज्य की भाषा के अलावा किसी और भाषा को बोलने को उसे मजबूर होना पड़े। अपने मन से सीखे तो वो बात अलग होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई बाहर से आया हुआ है और उसे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, इस वजह से वो अपनी भाषा में बदलाव करे, ये किसी को मंजूर नहीं होता है। और खासकर तमिलनाडु में ये चीजें होती है, वहां पर हिंदी उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है। कर्नाटक में तो हम ये चीजें कई बार देख चुके हैं, कई वीडियो सामने आते हैं जहां पर कन्नड़ ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाता है, जिसके बाद सीएम फडणवीस को चेंजेस करने पड़े थे। महाराष्ट्र में कोई भी नहीं चाहता कि उसकी भाषा उसके राज्य में ही दूसरे दर्जे पर आ जाए या उन्हें दूसरी भाषा सीखनी पड़े। और ये चीज बिहार में देख चुके हैं। बिहार में कई भाषाएं हैं, लेकिन वहां पर हिंदी जैसे ही पावर में आई तो बाकी सारी भाषाओं को तवज्जो देना बंद कर दिया गया और वहां पर सारी भाषाएं, लगभग जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो मर चुकी हैं। चाहे वो मगधी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, ये सभी अपनी पतन की कगार पर आ चुकी हैं। और इसी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, जो अलग अलग राज्य के लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो केरल के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, ये सभी अपनी राज्य भाषा को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई दूसरी भाषा सीखनी पड़े, इसलिए क्योंकि बाहर से आए लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए वो हिंदी का खुलेआम विरोध भी करते हैं। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु और केरल में, हिंदुत्व की राजनीति को स्थानीय हिंदू आधार के बावजूद स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी कि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद वहां पर हिंदुत्व की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वहां के लोग काफी धार्मिक हैं। अब चाहे आप केरल की बात कर लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, वहां पर कम्युनिज्म भले है, लेकिन जो वहां का हिंदू है वो काफी धार्मिक है और वहां पर हमने देखा है कि इस तरीके से देश के सबसे सुंदर, सबसे बड़े मंदिर वहां पर पाए जाते हैं और काफी ज्यादा संख्या में भी पाए जाते हैं। वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, लेकिन
वो कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। कोई भी अगर ये नैरेटिव लेकर आता है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, कोई भी अगर ये नैरेटिव लेकर आता है कि आपके मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, तो वो इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर बात करते हैं और इसी वजह से बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा फंस जाती है, क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो ये नैरेटिव चल जाता है। चाहे हम यूपी की बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, आसपास के जो और इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी से भुनाने की कोशिश कर लेती है और कई जगहों पर कामयाब भी हो जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है और इसी वजह से अमित शाह को हाथ भी जोड़ना पड़ जाता है। यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ नैरेटिव यहां पर बीजेपी नहीं बना सकती, यहां वो सिर्फ काम के नाम पर जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई सॉलिड काम भी नहीं है जिसे दिखाकर वो ये कह सके कि हमने ये किया है। अब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है। अगर हम राज्यों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी काफी लंबे समय से है और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में ठीक ठाक वक्त से बीजेपी है, लेकिन वहां क्या विकास हुआ है? विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है ये हर कोई जानता है और इसी वजह से बीजेपी अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाती है। ये बात आपको बीजेपी नेताओं के बयानों से समझ आ जाएगी। बिहार में पूरे चुनाव में काम की कितनी बात हुई है हर कोई जानता है। विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाकर वहां रैलियां हुई, कट्टा और जंगल राज के नैरेटिव को बीजेपी ने भुनाया। तमिलनाडु का वोटर ना धर्म के नाम पर बढ़ता है और ना ही किसी नैरेटिव के आधार पर। उन्हें चाहिए लॉजिक और उन्हें बीजेपी वो लॉजिक नहीं दे पाती है। बीजेपी उनके लिए राष्ट्रीय पार्टी है जो कि एक तरीके से उनके राज्य की नहीं है और यहाँ पर राज्यवादी विचारधारा प्रबल है और इसी वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे कि डीएमके और एआईएडीएमके ये यहाँ पर काफी ज्यादा राइज में दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति धर्म से ज्यादा सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्ता पर केंद्रित होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 0 पर थी, 0। डीएमके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सभी 39 सीटें यहाँ पर जीत ली थी लोकसभा चुनाव की, जिसमें डीएमके ने 22, कांग्रेस ने 9 और अन्य सहयोगियों ने बाकी सीटें हासिल की थी और बाकी बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ यहाँ पर गठबंधन किया था और इस वजह से एआईएडीएमके को भी 0 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 19 से 23 सीटों पर प्रत्यक्ष या फिर सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं भी जीत नहीं मिली। यह तमिलनाडु में बीजेपी की लगातार कमजोर स्थिति को दिखाता है, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि डीएमके और एआईएडीएमके हमेशा से प्रभुत्व में रही हैं। बीजेपी के प्रमुख उम्मीदवार जैसे कि के अन्नामलाई जो कि कोयम्बटूर से चुनाव लड़े थे और एल मुरुगन जो कि नीलगिरी से चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में और इसलिए बीजेपी का फोकस है इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को जीतना। दोनों ही जगह बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि बंगाल में एसआईआर के जरिए खेल करने का आरोप लग रहा है, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने भी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी बंगालियों की विरोधी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर वहां से भगाया जा रहा है और खासकर ये चीजें हिंदुत्व के जो विचारधारा रखते हैं या फिर बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं वो कर रहे हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी ने वहां पर इसको लेकर प्रॉपर नैरेटिव सेट कर दिया है। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी कुछ खास करेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, यानी कि तमिलनाडु में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। इसके लिए भले अमित शाह ने हाथ जोड़ लिए हों, लेकिन ये बात वहां के लोगों के लिए कितनी मायने रखती है ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, अभी तक तो यही माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जब अप्रैल में यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो एकदम चरम पर होंगी तब क्या होता है।